हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू कोटेलिया क्लासेस। आज सेट 7 का डिस्कशन करते हैं। कुछ दिन से डिस्कशन बंद था क्योंकि आप लोग का भी इतना यूट्यूब पे मैं देख नहीं रहा था रिस्पॉन्स, तो मुझे लगा कि अभी करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं टेस्ट का डिस्कशन सर करवाइए, तो ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। इस वीक में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक्चुअली एक मेरा खुद का एग्जाम है संडे को, तो इस वीक में थोड़ा इशू होगा। इसके बाद जो भी इस वीक का सेट है वो और अगले वीक का सब नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायंगल काउंट करने के लिए, ठीक है, त्रिभुज की संख्या कितना होगा। ट्रायंगल काउंट का सिंपल सा है, देखो ये वाला अगर बड़ा वाला ट्रायंगल का आप देखोगे इसमें, ये वाले ट्रायंगल में देखोगे तो पहले आप इंडिविजुअल काउंट कर लो, छोटा छोटा कितना है, एक दो तीन वाला ये और एक ये चौथा, चार हो गया, और एक ये पूरा को काउंट कर लो, पांच हो गया, पांच हो गया। अभी ये छोटा वाला बच गया। इस छोटे वाले में अगर देखोगे तो आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक तो यहाँ पे ये छोटा वाला, ये एक ट्रायंगल दिखेगा, और फिर इसको अगर पूरा ले लेंगे तो ये दो दिखेगा। ठीक है, तो पहले पांच हुआ था और ये वाला दो, टोटल कितना हो गया, सेवन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक सीरीज है, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आप इसमें देखोगे इस सीरीज में, तो इस पे बस फोकस करो, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है इस पे फोकस करो, इसको जो है 90 डिग्री राइट में टर्न कर दिया है। ठीक है, ये जो इसका फेस जो ऊपर था 90 डिग्री टर्न किया तब इधर हो गया, उसके बाद फिर 90 डिग्री टर्न किया तो इधर हो गया। अभी फेस किधर हो जाएगा, 90 डिग्री टर्न करेंगे तो इधर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको राइट करते जा रहा है। ठीक है, राइट करेंगे तो ये इधर हो जाएगा। अब राइट करेंगे तो इधर होगा, क्योंकि देखो ऐसे फेस था, इसको 90 डिग्री टर्न करेंगे तो इधर हो गया, फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर घूमेगा, फिर इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर घूमेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी किसमें है, डी डी में ही है, तो डी हो जाएगा आंसर। ये वाला सामने इसको देख लेते हैं, आरोही क्रम में बोल रहा था। आरोही क्रम आपको समझ में आता है, आरोही मतलब क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में, तो इसको सबको जो है भाग देके देख लेंगे। 2/3 है तो कितना हो जाएगा, 0.66 करके आते रहेगा। फिर 3/4 है, कितना हो जाएगा, 75, यही हो जाएगा। तीसरा क्या है, 0.8 हो जाएगा। ये क्या है, 0.5 है। आरोही मतलब बढ़ते, मतलब सबसे पहले 0.5 वाला, 1/2 सबसे पहले होगा, किसमें, एक ही ऑप्शन ही है। आठ का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब देखते हैं मैथ कहाँ पे है। समझ में आया ना, अभी मतलब होता है बढ़ते क्रम में। अभी इस वाले में देखो, इस वाले में क्या है, इस वाले में बोल रहा है कि ये आकृति है, इसमें अलग चयन करना है। तो आप ये देखो, ये वाला आकृति को बनाने में क्या दो लाइन से बन जा रहा है, ये वाला आकृति बन जा रहा है, ये वाला भी दो से बन जा रहा है, ये वाला भी दो से बन जा रहा है, लेकिन इसको अगर बनाना चाहेंगे तो कम से कम कितना लगेगा, चार लगेगा, लगेगा ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा डी। बाकी सब दो लाइन से बन जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, धनात्मक पूर्णांक 60 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसको निकालने का तरीका बस यही है कि आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए कितना है। ऐसे आप देखोगे तो इसको लिख सकते हो क्या, 60 के बाद 61 है एक, 63 नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद कितना, 67 है एक, 67 हो रहा है ना। फिर देखो तो 71 होगा, फिर देखो तो कितना 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर 81 होगा नहीं, 83 होगा, 87 होगा। 87 नहीं होगा, क्यों 87 नहीं होगा, क्योंकि 8 प्लस 7 15 हो जाता है और 15 3 का मल्टीपल है, तो 87 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। उसके बाद 89 हो जाएगा, फिर 91 होगा नहीं क्योंकि 13 से 7 से डिवाइड होता है 91। तो फिर और क्या बच जाएगा, 90, 97, 93 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कट रहा है। ठीक है ना, 3 से डिवाइड हो जाएगा 93। तो यही टोटल हो गया, टोटल कितने हो गए देख लो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ जो है टोटल हो जाएगा क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो सबको समझ में आता है ना, जो एक से और खुद से कटे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 91 है, तो उनका व्युत्क्रम। सिंपल सी बात है कि x प्लस वाई का दिया हुआ है आपको क्या, 20, और एक्स वाई दिया हुआ है कितना, 91। अब उनके व्युत्क्रम का योगफल, व्युत्क्रम का योगफल क्या हो जाता है, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/y। व्युत्क्रम मतलब ठीक उल्टा होता है। अब इसको अगर करोगे तो इसको तो ये यही आएगा, नीचे एक्स वाई एलसीएम आ जाएगा, ऊपर x प्लस वाई आएगा, या y प्लस एक्स, जो भी लिखो बात बराबर है। x प्लस वाई का वैल्यू आपको 20 दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू 91 दिया हुआ है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप, 12 नंबर है सामने। 12 नंबर में क्या बोल रहा है कि सहआवाज संख्या, सहआवाज संख्या क्या है ना, सहआवाज संख्या है कि जो संख्या खुद से मतलब दो संख्याएं सहआवाज संख्याएं तब होगी जबकि वो कोई भी और नंबर से ना कटे, बस एक से कटे। ठीक है, तब सहआवाज संख्या हो। जैसे 3 और 9 है, ये सहआवाज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है कि एक से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, दोनों संख्या है ना, एक से और तीन से भी कट रहा है। सहआवाज कौन सा हो सकता है, सहआवाज जैसे 7 ले लेते हैं और 8 ले लेते हैं, सहआवाज है, ये बस एक से ही कट रहा है। ठीक है ना, तो सहआवाज संख्याएं वैसी होंगी जो संख्याएं बस एक से कटे। ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉमन बस एक रहे। इसके बीच में कॉमन क्या है, 1 है। इसके बीच में देखो 43 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 बार में डिवाइड करें कट जाएगा। 21 से 42 कट रहा है, 3 से 9 कट रहा है, मतलब इनके बीच में तो दो कॉमन हो गया, एक और तीन। इसके बीच में तो ढेर सारा कॉमन हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे देखो 1, 21, ये दो तो मिल ही रहा है, यहाँ भी 143 तो मिल ही रहा है, इसलिए सहवाज संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और 7। 12 और 7 में देखेंगे तो बस एक ही है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13। बोल रहा है चार पहिया है, ठीक है, सबका परिधि दिया हुआ अलग अलग, एक साथ घूमना शुरू करता है, यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, उसे कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक है, परिधि दिया हुआ है और बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। बोल रहा है कि सब अपना अपना एक चक्कर कम से कम लगाता है। परिधि 16 सेंटीमीटर है इसका, ठीक है, किसी का 24 सेंटीमीटर है, उसके बाद किसी का 32 है और किसी का 40 है। वे एक साथ घूमना शुरू, यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। ये क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। एक पूरा चक्कर मतलब एक पूरा चक्कर लगाता है तो कम से कम, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि पूरा चक्कर लगाएगा, लेकिन फिर वो कम से कम कौन सी दूरी है कि जिसपे कि सबका वो चक्कर कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फिर उस केस में इसका क्या है, सबका एलसीएम निकाल दोगे तो इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
इसको अगर लेंगे एलसीएम निकालने का तरीका क्या बोले, फर्स्ट तो नंबर पूरा ले लेते हैं, दूसरे वाले में देखते हैं कॉमन क्या क्या है। 8 तो यहाँ पे चला गया, 3 बच जा रहा है, 3 रख देते हैं। 32 है तो 16 तो ले ही चुके हैं, 2 बचा है, 2 लिख लेते हैं। 40 में देखो यहाँ पे 8 ले चुके हैं, ठीक है। अभी 5 बच रहा है, 5 ले लेते हैं। इसको 5 दूना 10, 16 48, 480। 480 सेंटीमीटर जो है ना, ये कम से कम दूरी होगी कि जब सब पूरा-पूरा चक्कर लगाएँ, तो ये दूरी वैसा होगा कि जिस पे सब एक चक्कर, सबका चक्कर कंप्लीट होगा ऐसा। जैसे कि ये इंडिविजुअल चक्कर लगा रहा है, ये भी चक्कर लगा रहा है, ये चारों चक्कर लगा रहा है और कौन-सा ऐसा दूरी होगा कि जिस पे चारों का कंप्लीट होगा चक्कर, चाहे इसका 10 हो, इसका 15 हो, इसका 20 हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन कंप्लीट होगा जब 480 होगा ना, क्योंकि जो इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर होगा, वही जो है वो नंबर होगा। तो इन सब का एलसीएम निकाल देंगे, जो एलसीएम आएगा वही वो नंबर होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन आंसर इसका वही 480 होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सुमित 60 प्रश्न वाली गणित के 75% अंक प्राप्त किया तो कितने सिंपल सी बात है, इसमें नेगेटिव विगेटिव वाला चीज है नहीं। जो दिया हुआ है कि 75% अंक प्राप्त किया तो उसके प्रश्नों को गलत, कितना गलत प्रश्न किया, तो आप सीधा निकाल दो कि 60 का जो 25% होगा ना उतना ही गलत किया, 75% सही किया, तब ना उसका 75% मार्क आया। नेगेटिव वाला चीज यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो सीधा 25% निकाल देंगे। 25% इसका कितना होगा, 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 52 पत्ती की गड्डी में से 2 इक्का निकाला जाता है। आपको 52 पत्ती का गड्डी का पता है क्या क्या चीज उसमें रहता है, ये बताएंगे क्लास में कभी, हाँ। प्रोबेबिलिटी जब होगा तो बताएंगे। देखो 52 पत्ती का जो होता है ना, इसमें इसे सिंपल बता देते हैं। इसमें 2 कलर रहता है, 2 रेड और 2 ब्लैक का, ठीक है। रेड का 13 रहेगा, 2 टाइप का रहता है रेड भी। ब्लैक भी कितना रहता है, 2 टाइप का रहेगा, ठीक है। इसमें अलग-अलग है, एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक डायमंड शेप, 1 सेकंड। इसमें होता क्या है, एक एक होता है डायमंड शेप, एक डायमंड शेप का होता है, एक हार्ट शेप का होता है, ठीक है। एक होता है इसमें चिड़िया जिसको बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। और एक होता है क्या, एक और होता है इसमें, ये कुछ ऐसा शेप रहता है इसमें कुछ, ठीक है। ऐसा 4 4 होता है, ठीक है ना। और सब में जो है इक्का, सब में इक्का किसको बोलते हैं, जो ए वाला पत्ती होता है, ए वाला, इसको इक्का बोलते हैं। ये सब में रहता है, ठीक है। सारे शेप वाले में, ब्लैक रेड में भी 2 होगा, ब्लैक में भी 2 होगा, सब से इक्का इक्का रहता है। तो टोटल पत्ती में कितना होगा, 4 इक्का होगा, ठीक है। 4 क्या होगा, इक्का होगा। अब आपको बोल क्या रहा है कि इसमें 4 इक्का होने का संभावना कितना है, 2 बार निकाला जाता है। तो जब पहली बार निकाला जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा उसका संभावना, 4/52 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पत्ती कितना होता है, 52, और उसमें इक्का कितना, 4। तो फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/52। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम निकालेंगे तब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तब हो जाएगा कि आपका 4 में से 1 तो निकाल चुके हैं, 3 बचा है, और 52 में से भी 1 निकल गया। जब 1 निकाले तो ये इक्का ही निकाले ना, जब इक्का निकाले तो बच कितना गया, इक्का, अब 3 बच गया, और जो 52 पत्ती था उसमें से 1 निकल गया तो बचा कितना है, क्या, यही इसका टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 17 से, ये कट जाएगा 13 से, 17 और 13 का करेंगे तो 7 3 1 हो जाएगा, लास्ट में 1 वाला एक ही ऑप्शन है, ठीक है। यूनिट डिजिट देख के मार देंगे, और ऊपर तो एक ही होगा क्योंकि दोनों ऊपर वाला कट गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि शैम्पू का कोई पॉच है, ठीक है, और उसमें कुछ मापदंड दिया है, इसमें कौन सा मापदंड फिट बैठता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रति पॉच 4 रुपया, शैम्पू ए है जो प्रति पॉच 4 रुपया। आपको क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको दिया है शैम्पू जिनका कीमत 4 से 10 के बीच में है। 4 से 10 के बीच में बोला है, 4 से 10 के बीच में, तो 4 होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 5 रुपए प्रति पॉच, सही है। शैम्पू 5 रुपए प्रति पॉच, ये चल सकता है क्योंकि 4 से 10 के बीच में है। दूसरा क्या बोल रहा है, प्रति पॉच दूध की कीमत 23 रुपया प्रति लीटर। अब आपको बोला है का है दूध का कीमत 21 से 29 के बीच में, तो ये भी ठीक है, 23 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सूखे मेवे 150 रुपए प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम का 150 रुपया। हाँ, ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, क्योंकि शैम्पू भी जो है 5 रुपए प्रति बोल रहा है। एक सेकंड, 100 ग्राम 150, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे एक चीज क्या दिया है, 5 रुपए प्रति पॉस्ट, ठीक है, शैम्पू वाला तो ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दूध की पैकेट 23 रुपए प्रति लीटर। दूध कहाँ था, दूध की पैकेट प्रति लीटर की 21 से 29 के बीच, ठीक है। तीसरा क्या बोला, 150 रुपए प्रति 100 ग्राम, 150 रुपए प्रति 100 ग्राम का, ठीक है। 125 से ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, कौन सी सूची निश्चित रूप से इसको दुकान में नहीं मिल, अच्छा नहीं मिलेगी पूछ रहा है। पहला देखो तो प्रति पॉच 4 रुपए है, तो 4 से 10 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट दूध 23 रुपए, 23 रुपए भी ठीक है क्योंकि आपको 21 से 29 के बीच में बोला था। तीसरा क्या बोल रहा है, 250 रुपए प्रति 100 ग्राम, 125 से अधिक है मेवे का कीमत, ये भी चलेगा। तीसरा चलता है। अच्छा, इसमें ये बोला कि कौन सा सूची नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है कि शैम्पू का कीमत 5 रुपए है, ठीक है, क्योंकि बोला था 4 से 10 के बीच में चलेगा। चॉकलेट 1 रुपया प्रति नग, अब चॉकलेट का क्या दिया हुआ है, 1 से 60 रुपए के बीच, ये भी चलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सूखा मेवा जो है, ये जो 1 से 60, ये 4 से 10 जो है ना, 4 से 10 का मतलब ये लिया है कि 4 भी चलेगा, 4 रुपया भी होगा, ठीक है। 4 से 10 के बीच में का मतलब 4 रुपया भी चलेगा, तो यहाँ वाला प्रति पौध 4 रुपया चलेगा, ठीक है, ले सकते हैं। तो बोल रहा है, क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा लिस्टेड नहीं है, कौन सा ऐसा है कि जो पॉसिबल नहीं है देना। तो देखो शैम्पू वाला 4 रुपए प्रति पौध चलेगा, क्योंकि आपको दिया हुआ था क्या कि 4 से 10 के बीच में होगा। एक 1.5 रुपए प्रति नग होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप, तो क्या दिया हुआ है? प्रति नग 1 से 60 के बीच, तो 1 से 60 के बीच तो 1.5 जो है चलेगा। नेक्स्ट बोला सूखा मेवा जो है 250 रुपया प्रति 125 ग्राम, 100 उसमें बोला हुआ था 100 ग्राम का वैल्यू कितना होना चाहिए? 125 रुपया से अधिक होना चाहिए, 125 से अधिक होना चाहिए। तो जब 100 का 125 है, तो आपको 125 ग्राम का क्या निकलेगा ये बताओ? 125 का क्या निकल जाएगा?
125 का जो भी निकलेगा इसको 4 से डिवाइड कर लो, उतना ऐड हो जाएगा, मतलब 30 रुपया 155 के आसपास होगा। यहाँ लेकिन कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 250 रुपया, तो एकदम चलेगा क्योंकि 155 से अधिक होना चाहिए, तो 250 अधिक है ही, तो पहला वाला खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला कौन सा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा वाले में चलते हैं। शैम्पू 5 रुपया, 4 से 10 था चलेगा। दूध का पैकेट 23 रुपया चलेगा, 21 से ज्यादा था। तीसरा बोला सूखा मेवा 150 रुपया प्रति 100 ग्राम, 100 ग्राम का 125 से अधिक होना चाहिए, ये भी चलेगा। तीसरा वाले में चलते हैं, 5 रुपया प्रति पाउच चलेगा शैम्पू, और ये भी चलेगा। चॉकलेट का 1 से लिखा था, 1 से कुछ था उसके बीच में होना चाहिए, तो ये भी चलेगा। सूखा मेवा 100 ग्राम का 100 रुपये में प्रति 100 ग्राम, जो कि यहाँ पे था कि 125 से अधिक होना चाहिए, 125 रुपया से अधिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 रुपया में ही दे रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको है दिनेश के कितने भाई है, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है कि दिनेश के कितने भाई, कथन इसमें से दिया हुआ है कि दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, ठीक है। दिनेश की माँ के 3 बच्चे, दिनेश है उसकी माँ के 3 बच्चे, अब 3 बच्चे हैं दिनेश की मदर के, दिनेश की मदर है उसके 3 बच्चे हैं, तो इससे पता चलेगा क्या कि दिनेश का कितना भाई है? नहीं चलेगा। और दिनेश की 2 बहनें हैं, जब दिनेश की 2 बहनें हैं, ये दे दिया कि 2 है, दोनों बहन है, और दिनेश एक तीसरा हो गया, माँ को 3 ही बच्चा है, तो यहाँ से तो पता चल जाएगा दिनेश को कितना बच्चा है, चलेगा ना। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल पहला वाला सेंटेंस देखोगे, दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, तो नहीं पता चलेगा। दिनेश की 2 बहनें हैं, बस ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो भी नहीं पता चलेगा। मतलब कि दोनों कथन अगर आपको एक साथ दिया रहेगा, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों कथन एक साथ उचित है। अगर दोनों कथन एक साथ उचित है, क्योंकि देखो पूछ रहा है क्वेश्चन दिनेश के कितने भाई हैं, ठीक है, और आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि दिनेश की 2 बहन है, ठीक है, दिनेश की 2 बहन है, लेकिन इससे बस पता चलेगा उसका कितना भाई है? नहीं, नहीं पता चलेगा। दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, ये जब बता दिया और उसके 2 बच्चे जो है बहन है उनकी, दिनेश की, तब आपको पता चलेगा कि कौन-सा मतलब दिनेश का कितना भाई है। तो इस तरह से आपका दोनों कथन एक साथ उचित होगा, ठीक है? एक कथन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बोला रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे ₹200 अधिक मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ होता। देखो एक चीज़, 5% की हानि पे बेचता है। मान के चलो कि कोई था ₹100 का, इसको 100x मान लेते हैं। कोई प्रोडक्ट का दाम था, 5% की हानि पे बेचा, मतलब 95x पे बेच दिया। बोला यदि उसे ₹200 अधिक पे बेचता, जिस पे बेचा उससे ₹200 अधिक पे बेचता, तो उसे 15% का लाभ होता। 15% का मतलब क्या है? 100 का 15% 115x, इतना उसको मिलता। अगर 95x में बेचा है, उससे ₹200 ज़्यादा बेचता, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 115x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20x का वैल्यू दिया हुआ है 200, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। तो जो 100 माने थे आप, 100x, ये प्रोडक्ट का दाम कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ठीक है? तो बोल रहा है पच 1 सेकंड, ये 10 होगा, ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा, 20 से 200 को काटना है तो 10 ही होगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि उसे 25% का लाभ कमाने के लिए, तो आपका टोटल ये क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस माने थे 100x ना, वो हो गया 1000। अब आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कितना चाहिए? 25%। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 25% कितना होता है? 250 इसका, तो 1250 सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है, यहाँ पे सामने देख लेते हैं, ये चार्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चार्ट वाले में क्या क्या बोल रहा है। चार्ट वाले में बोला है कंपनी 2 और 3 द्वारा कॉलेज आर के लिए किए गए छात्रों की संख्या का अंतर क्या है? कंपनी 2 और 3, ठीक है? और आर के लिए तो कंपनी 2 में देखो 2400 का 25% कितना हो जाएगा? 600, क्योंकि 25% का वैल्यू क्या होता है? 1/4, तो 2400 का 1/4 हो जाएगा 600। और बोल रहा है कि कंपनी 3 में आर के लिए, 3 में 1500 है, आर कितना परसेंट है? यहाँ भी 15%, 25% है, तो इसमें भी 1/4 हो जाएगा। 1500 का 1/4 करेंगे कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। 375 को 600 से दोनों का अंतर पूछ रहा है, माइनस कर दीजिए, 25 लास्ट में होगा, इतना तो श्योर है, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कंपनी 3 द्वारा कॉलेज पी के लिए किए गए और कंपनी 1 द्वारा कॉलेज क्यू से लिए गए छात्रों की संख्या का अंतर। 3 में पी बोला है, 3 में पी बोला है, पी कितना है? पी है 32%, 1500 का 32% कितना हो जाएगा? 32 गुना 15 कर देंगे, निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? उसके बाद 480 हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है कंपनी आई द्वारा कॉलेज क्यू से, क्यू देखे, आई नहीं, फर्स्ट है, फर्स्ट से क्यू द्वारा कितना? 32%, 2800 का 32% अगर निकालेंगे तो यहाँ माइनस करने का जरूरत भी नहीं था, क्योंकि दोनों में 32% है, दोनों में 32%, एक में 1800 का 32%, एक में 1500 का 32%। यहाँ तो आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, 32% को कॉमन ले लीजिए, 1800 और 1500 को माइनस करेंगे 300 हो जाएगा, इसको काटेंगे कट जाएगा, 96 हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे गुना करने का जरूरत नहीं था, पहले 32% दोनों में लिया हुआ था, तो कॉमन निकालेंगे 32%, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। कंपनी एस द्वारा एस की तुलना में कॉलेज पी के 3 कंपनियों ने कुल कितने अधिक छात्र लिए हैं? कॉलेज अच्छा, एस की तुलना में कंपनी पी, तो इसका निकालना पड़ेगा। देखो कंपनी पी और एस, इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा। कितना अधिक लिया यही बोला ना, तो आप डायरेक्ट माइनस करते जाओ। हाँ, इसको ऐसे नहीं कि अलग अलग निकाल के करोगे, डायरेक्ट माइनस करोगे, उससे भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? अब जैसे 24 में से ये देखो एस जो है हमेशा कम है, पी से हमेशा कम है, तो डायरेक्ट माइनस करो। 24 में से 16 गया 8%, अब 1800 का 8% निकाल दो, जो भी आया। फिर इसमें 27 का 18% 9% हुआ, तो 2400 का 9% निकाल दो। फिर इसमें 32 में से 23 गया 9 हो गया, तो 1500 का 9% निकाल दो। इन तीनों का जो भी निकलेगा उसको जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेना। कंपनी 2 द्वारा कॉलेज पी आर तथा एस के लिए गए छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कंपनी 2 द्वारा पी आर एस, अब इसको अलग अलग निकालने का जरूरत नहीं है, 2 ही है, जब इसी लाइन का सब है तो जोड़ देंगे। पी आर एस मतलब इसको जोड़ना है, 27 8 35 45 और 5 अच्छा 70% आपको निकालना है, 2400 का निकाल दीजिए, बस 24 से गुना करना है।
अब आपको पूरा गुना भी मत कीजिए, अगर आपको यूनिट डिजिट 8 मिल गया, उसके बाद 0 तो एक होगा ही, पता है, तो 8 0 वाला एक ही है, 24 का सी हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको टाइम भी सेव करना है, ठीक है? अगर जहाँ पे टाइम हो सकता है सिर्फ वहाँ सेव करना है, ठीक है? वैसे तो बिहार एसएससी में इतना कुछ सीन नहीं होगा, लेकिन रेलवे वगैरह अगर देने जाओगे तो वहाँ टाइम का थोड़ा इश्यू आएगा। बिहार एसएससी में इतना टाइम सफिशिएंट रहेगा, इतना टाइम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आगे चलते हैं। 25 नंबर में बोल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, आप डायरेक्ट देखो क्रमागत संख्या क्या होती है? डायरेक्ट x + 1 x + 2 हो जाएगा। क्यों? क्रमागत संख्या सीरियल वाला होता है, जैसे 1 2 3 ये हो गया क्रमागत संख्या, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पे x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 तक जाएगा ये। तो इसको हम सोच सकते हैं कि 5x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यही आना है। तो इसको कर लेते हैं 1 + 2 3 3 3 6 प्लस 4 10, इसी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, औसत दिया हुआ है। तो औसत 5 संख्याओं का अगर 100 है तो संख्या क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। टोटल संख्याओं का सम क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्याएं हैं और उसका औसत है 100। तो 500 का वैल्यू कितना हो गया? 5x + 10। अब अगर 5x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 490। अब इसको x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 98। आपसे पूछा क्या? पहली संख्या पूछा भी था, मतलब x का वैल्यू पूछ रहा था, 98 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो प्रसरण क्या होगा? देखो मानक विचलन और प्रसरण होता क्या है, एक बार बता दे रहे हैं शॉर्ट में, वैसे ये चैप्टर में चलेगा। जैसे अगर कोई सीरीज दिया हुआ है 2 3 4 5 7 ऐसे कुछ सीरीज है, 15 ऐसा कुछ सीरीज है, आपको अगर पूछेगा मानक विचलन निकालने के लिए, ठीक है, तो आपको पहले प्रसरण निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका पूछे मानक विचलन निकालने के लिए तो आपको प्रसरण निकालना पड़ेगा। प्रसरण कैसे निकलता है? प्रसरण निकलता है कि पहले इसका माध्य निकाल दीजिए। माध्य क्या होता है? आपको पता होगा, माध्य एक तरह से एवरेज जैसा काम करता है। माध्य क्या होगा? सबको जोड़ दीजिए और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 5 14 7 21 21 और 15 कितना हो गया? 36 36 हुआ ना। और इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 से, इसका माध्य कितना निकल गया? 6 6 निकल गया माध्य। अब आपको पूछेगा प्रसरण, तो प्रसरण क्या होता है? प्रसरण प्रसार इस टाइप से पूछे जो भी, तो वो एक ही टर्म है। प्रसरण क्या होता है कि अब इसका आप डिफरेंस निकालते चलो। 6 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 4। और 6 3 का डिफरेंस क्या हो गया? 3। फिर 6 4 का डिफरेंस क्या हो गया? अरे इसका स्क्वायर करना होता है, डिफरेंस का स्क्वायर करना पड़ता है, आई थिंक सो। एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूँ। देखो विचलन प्रसरण प्रसार वही हो गया, ये 3 वर्ड होता है, ठीक है? तीनों का मतलब सेम होता है। इसको क्या करेंगे, बस ये 6 है ना, इसका डिफरेंस लिखते चलेंगे। 6 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ? 4। 4 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ? 3। फिर 6 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। फिर 6 और 5 का डिफरेंस क्या हुआ? 1। और फिर 6 7 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। और 15 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ? 9। ये डिफरेंस लिख लेंगे, ठीक है? और डिफरेंस लिखने के बाद जितना नंबर है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर कितना हो रहा है? टोटल नंबर हो रहा है आपका फिर से 6 ही होगा। अब इसको जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10 1 11 9 20 20/6, ये इसका हो जाएगा प्रसरण। ठीक है, और जब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना हो, तो मानक विचलन का अगर निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट प्रसरण। ठीक है, अंडर रूट प्रसरण। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? मानक विचलन दिया हुआ है, ये 4.5 दिया हुआ है, आपका प्रसरण निकालना है, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, वही हो जाएगा आपका प्रसरण। 4.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो 20.25। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट अगर आपको समझना है इस क्वेश्चन के लिए, तो मानक विचलन इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण। तो प्रसरण आप वहां पे फिट करोगे मानक विचलन का वैल्यू, तो आपको प्रसरण निकल जाएगा। अंडर रूट प्रसरण ये होता है। तब ये जो रूट है ये इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर बन जाएगा, तो प्रसरण का वैल्यू आपको पता चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इस साइड, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 18 19 चलते हैं। आनंद 20% के लाभ पर चार्ली को एक कुर्सी बेचता है। चार्ली जो है 10% हानि पर उस कुर्सी को रायन को बेचता है। रायन इसके लिए 432 रुपए का भुगतान करता है। अब देखो रायन कितना भुगतान किया? 432 रुपया। रायन किया 432 रुपया। ठीक है, अब जो है 432 रुपया भुगतान किया, और इसको जो है कितना परसेंट हानि पे बेचा था? ये चार्ली 10% के हानि पे बेचा था। आपसे पूछ किसका रहा है? आनंद का। आपको पता है कि जब बाद का पता हो और पहले का निकालना हो तो क्या करते हैं? 100 को ऊपर करते हैं और नीचे क्या करते हैं? जो प्रॉफिट लॉस जो भी, यहाँ 10% का हानि हुआ है तो 100 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद बोल रहा है कि चार्ली, आनंद जो चार्ली को बेचा था तो 20% के लाभ पे बेचा था, तो ये तो मूल्य किसका निकला आपको? चार्ली का। अब चार्ली से जब आनंद निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? 100 को फिर ऊपर रखेंगे और 20% का लाभ है तो 120 को नीचे रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको काटेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, 9 से काटते हैं, ये देखो 9 से ये कटेगा क्योंकि इसका सम कितना हो रहा है? 9 ही हो रहा है, तो काटते हैं। कट गया, ठीक है, 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल हो गया 400। 400 हो जाएगा उसका आनंद का, कि आनंद कितना भुगतान करके करता था? 400, और वो 20% के लाभ पे बेच दिया चार्ली को, चार्ली फिर 10% हानि पे बेचा रायन को। तो इसको निकालने का, रायन को 432 में मिला, तो चार्ली का अगर पूछना है तो 100/90 कर देंगे, चार्ली मिलेगा, और आपको आनंद पूछना है तो 100/120 कर देंगे तो आनंद मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 20 नंबर में बोल रहा है क्या? 500 रुपए में प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने के लिए कोई गया, ठीक है, लेकिन दुकान पे छूट चल रहा था, उससे उसको क्या हुआ कि 2 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त मिल गया। तो आप पहले एक चीज़ देखो कि जब 500 रुपए में 3 वस्तु खरीदने निकला था, 500 रुपए में 3 वस्तु, तो 1 वस्तु का दाम ये, अगर 2 वस्तु का दाम पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000/3, ये 2 वस्तु का दाम हुआ। अब देखो 1000/3 में ये 2 वस्तु का दाम हुआ, इसमें इसको कितना वस्तु मिल गया? 3 वस्तु मिल गया। जब 3 वस्तु मिल गया तो इसको क्रय मूल्य 1 वस्तु का कितना पड़ा? 1000/9 पड़ा। इसको पड़ा कितना? 1000/9, लेकिन वो कितना में खरीदने गया था? एक वस्तु गया था 500/3 में खरीदने, लेकिन खरीद के कितना में आया? 1000/9 में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ? दोनों को माइनस कर लेते हैं।
500/3 को माइनस 1000/9 को करते हैं, यही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 500/9, ये हो गया प्रॉफिट। अब पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो आप क्या करते हैं, 500/9 हो गया प्रॉफिट, इंटू 100 करते हैं, और जितना में खरीदा, खरीदा कितना में हो, 1000/3 में, क्रैमूल को रखते हैं, 1000/3 को रखेंगे तो 1000 इधर रखते हैं, इसका 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ रखते हैं। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, ठीक है। 50/3, 50/3 होगा तो ये कितना हो जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है, 500/9, ये ठीक है। ये हो जाएगा 500/9 इंटू 100, और एक का वैल्यू हो गया आपको, नहीं ये एक का वैल्यू 1000/9 था यहाँ पे, सॉरी ये 9 था, 1000/9 था ये देखो एक का, ये 3 का रख देते थे, एक का क्या है 1000/9। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया, ये 9 कट जाएगा, फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा 500/3 प्रॉफिट हो, 500/9 ये था प्रॉफिट, इंटू 100 करते हैं, और क्रैमूल क्या है एक वस्तु का, 1000/9, 50% कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार, 50% ऑप्शन, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ किया, इस सूत्र में कुल छूट की दर कितनी है। अच्छा ठीक है, चलो इसको रखते हैं, इसको बनाते हैं लास्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है, इसको लास्ट के लिए रखते हैं। बोल रहा है एक सफाई कर्मी जो है 42 सफाई कर्मचारी जो है एक इमारत को कितना दिन में, 25 दिन में बना सकता है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी छोड़ के चल जाता है। तो देखो जब 42 सफाई कर्मचारी जो है 25 दिन में कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम सिंपल आप कर लोगे 42 इंटू 25, ये आपके पास टोटल वर्क है, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, 10 दिन तक कितना आदमी काम किया, 42 आदमी काम किया, क्योंकि 10 दिन बाद 12 आदमी छोड़ दिया, तो 42 आदमी काम किया, तो 10 दिन तक में कितना काम हो गया, 420 काम हो गया, ठीक है। 42 गुना 10 420 हो गया। उसके बाद 12 कर्मचारी छोड़ देता है, तो अब आपके पास कितना कर्मचारी बचा, 30 कर्मचारी बच गया। लेकिन आपको काम कितना दिन में कंप्लीट करना है, 10 दिन में, तो 30, अब इसमें कितना और कर्मचारी डालें कि आपका 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाए। काम बचा कितना है, 42 गुना 25 माइनस 420, यही काम बचा है। तो 42 गुना 25 अगर आप करोगे, तो 42 गुना 25 करके देखते हैं कितना होता है। इसको देखो करने का और भी तरीका, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना होगा, 21/2। अरे फिर भी तो नहीं हो रहा है, चलो करते हैं इसको, कितना हो गया 1050, ये टोटल वर्क था, इसमें से 420 वर्क हो गया, कितना बचा 630। 630 काम को करना है 30 प्लस एक्स आदमी को 10 दिन में, तो मतलब 630 इसका वैल्यू हो गया। अब इसको काट लेते हैं, ये 63 हो गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालोगे कितना, 33 आएगा, मतलब 33 और आदमी आ जाए तो काम जो है कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स और वाई साथ मिलकर एक काम को कितना दिन में कर सकते हैं, एक्स और वाई साथ मिलकर 3/5 काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो सिंपल देखो 3/5 काम को कितना दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, तो 3/5 वर्क को अगर 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक वर्क अगर पूछे तो ये 3 दिन कट जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा, तो एक वर्क को कितना दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। कौन, एक्स और वाई मिल के करेंगे। तो फिर बोला वाई अकेले 15 दिन में, एक्स प्लस वाई कितना दिन में, 5 दिन में, वाई अकेले कितने दिन में, 15 दिन में। इसका निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15, इसका एफिशिएंसी 3 का, इसका एफिशिएंसी 1 का। अब आपसे अगर एक्स पूछे तो सिंपल एफिशिएंसी घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 2 हो जाएगा। तो बोल के क्या रहा है कि एक्स उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो एक्स कितना दिन में करेगा, एफिशिएंसी 2 है, काम कितना है 15, तो 15/2 मतलब 7.5 डेज में करेगा, ये सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम एक कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, वो बोल रहा है कि हमारी योजनाओं में निवेश करने के लिए धन को दुगुना कीजिए, मतलब निवेश कीजिए और अपने धन को दुगुना कीजिए, और उसपे क्या घोषणाएं दिया हुआ है, कथन एक अवास्तविक आश्वासन है। अब देखो इसमें कहीं भी टेन्योर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी टेन्योर नहीं है, दोगुना कीजिए। अब टेन्योर नहीं है तो अवास्तविक कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल है ही, अब कोई बोलेगा कि 20 साल मेरे यहाँ रखिए तो डबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डबल हो सकता है 20 साल में, अवास्तविक इसको नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है लोग अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपनी बचत को निवेश करना चाहते हैं। सही बात है कि लोग अपना आय बढ़ाने के लिए क्या करता है, जो उसके पास पैसा बचा उसको निवेश करता है, तब ना कि उसमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उसको जो है प्रॉफिट होता है, तो वही बात है, दोनों कथन इसका सही होगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट इधर देख लेते हैं क्या क्या था। हाँ, ये वाला देखते हैं कि मार्च 2018 बोल रहा है कि 2018 में 4 मार्च को बुधवार था, तो 2019 में 7 मार्च को क्या होगा। आप पहले एक चीज देखो, इसमें डायरेक्ट आप 4 मार्च 2018 को 4 मार्च 2018 को अगर बुधवार है तो आप 4 मार्च 2019 को निकाल सकते हो। 4 मार्च 2019 को क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में लीप ईयर तो कहीं है नहीं, ना 18 है ना 19 है, तो एक ऐड हो जाएगा। जो बुधवार था वो क्या हो जाएगा, बुधवार जो था, जो वेडनेसडे था पहले, अब क्या हो जाएगा 4 मार्च को, अब हो जाएगा थर्सडे, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। अब आपको बोल रहा है कि लेकिन 4 मार्च का नहीं पूछ रहा है, 7 मार्च का पूछ रहा है, तो ये अगर थर्सडे हुआ तो 7 मार्च का क्या हो जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे हो जाएगा, ठीक है ना, 4 3 7 हो गया तो संडे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बोल रहा है अनुक्रम के बाएं अक्षर के 18वें अक्षर से दायां छठा बोल रहा है, बाएं छोर से आपको बढ़ना है, पहले जाना है 18 पे, फिर उसके दाएं जाना है 6। आपको पता होगा जब लेफ्ट प्लस लेफ्ट होगा
तो जो भी पोजीशन दिया है वो एक दूसरे से माइनस हो जाता है। जब राइट प्लस राइट होगा, जो भी पोजीशन दिया है वो एक दूसरे से माइनस हो जाता है। लेकिन लेफ्ट प्लस राइट रहे या राइट प्लस लेफ्ट रहे तो क्या होता है, पोजीशन एक दूसरे से ऐड होता है। तो वही यहाँ पे है कि यहाँ पे पहले क्या दिया है, बायां छोर से जाना है 18, फिर उसके दायां 6 जाना है। पहले बायां है फिर दायां, तो प्लस कर देंगे 18 6 24 24। अब पहले जहां से बोला था, पहले बोला था बायां से, तो बायां से 24वां बोल रहा है। तो आप देखो यहाँ एबीसीडी सिंपल एबीसीडी है, तो इसमें 24वां बोल रहा है, तो 24वां क्या होता है एबीसीडी में, 24 पे क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला तो बताने वाला नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। 40 नंबर कुछ भी नहीं है इसमें, अनुक्रम वाला डिक्शनरी वाला बता चुके हैं बहुत बार। नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट 41 में बोल रहा है, एक स्कूल में 504 छात्र में लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना है, 11:13 है। ठीक है, 504 छात्र है, 504 छात्र है, उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 11:13 है। ठीक है, यदि 12 और लड़कियां प्रवेश किया जाए तो नया अनुपात 11:13 का वैल्यू कितना हो गया, 24। 24 से इसको काटेंगे तो 21। अब बोल रहा है क्या कि 12 और लड़कियां आती है, तो देखो लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया था, ये लड़की है, तब लड़की है, तो इसको 21 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, कितना 231 हो जाएगा। और 13 को 21 से करेंगे तो कर लीजिए 273। अब इसमें 12 और छात्र आ गया। ठीक है, 243 और ये 273। अब ये दोनों 3 से कट रहा है ना, ये 81 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 91 हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका रेशियो। सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट चलते हैं। एक धावक 3 घंटा 45 मिनट में 60 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अब देखो 3 घंटा 45 मिनट में 60 जाता है, तो चाल क्या होगा, चाल निकालेंगे 60, 3 घंटा 45 मिनट, 3 घंटा रहने देते हैं, 45 मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो मतलब 45/60 करेंगे, 15 से काटेंगे तो 15 दिया 45, 15 को 60, यही हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60 बटा ये टोटल कितना हो गया 15, ये और नीचे वाला 4 ऊपर जाएगा तो ऊपर गुना 4 हो जाएगा। इसको काटते हैं 4, ये इसका कितना है, वैल्यू कितना है 16। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 16। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि इसको करना कितना है, 45 मिनट कम करना है, तो 45 मिनट जब कम करना है तो कितना देर में ट्रेवल कर लेना है, 3 घंटा में। जो 60 किलोमीटर जाना है 3 घंटा में, तो चल क्या हो गया 20 किलोमीटर बराबर। अब बोल रहा है पहले चल था 16, अब हो गया 20, तो कितना बढ़ाया 4 किलोमीटर पर घंटा, तब 45 मिनट कट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। अब आपको पता है, तो ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है, स्वयं का कितना होगा 3 गुना होगा। अब देखो प्रिंसिपल अगर पी ही मान लेते हैं, रेट को आर ही मान लेते हैं, टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है आपको 3 गुना, 3 गुना ले लेते हैं बटा 100, यही होता है ना फॉर्मूला। ब्याज कितना हो गया, स्वयं का 3 गुना हुआ, तो देखो जब 3 गुना हुआ तो बस 3 गुना हुआ, मतलब कि जो पहले प्रिंसिपल पी था ना, ये अब 3p हो गया। ये मिश्र धन है लेकिन ये ब्याज नहीं है। धनराशि अपने का 3 गुना हो गया, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसका ब्याज 3 गुना हो गया, नहीं, ब्याज तो मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आएगा, मतलब ब्याज 2p हुआ है। और आपको पता है कि जब साधारण ब्याज का फॉर्मूला जो लगाते हैं तो वहां पे आपको ब्याज आता है, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज का लगाते हैं फॉर्मूला तो क्या आता है, मिश्र धन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बस ब्याज आता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, बस पी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप करोगे तो आर का वैल्यू कितना हो गया, 200 बटा, अच्छा 10 वर्ष में है, यहाँ 3 कहाँ से लिख दिया, 3 वर्ष में थोड़ी है, 10 वर्ष में दुगुना होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 10 से कटेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक है, रेट हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या कि 20% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया दिया गया है। यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है, 2 वर्ष के बाद मिश्र धन क्या हो जाएगा। देखो 10%, 10,000 है प्रिंसिपल, और रेट क्या है 20%, लेकिन अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है तो रेट को क्या बोले थे, आधा कर देंगे, 20% को कर देंगे 10% हो जाएगा। टाइम को क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे, जो 2 वर्ष आप कितना हो गया 4 वर्ष हो गया, यही होता है ना। जब अर्धवार्षिक काउंट हो तो टाइम डबल हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, डायरेक्ट ट्री लगा लेते हैं। अब जैसे 10,000 का 10% लगाएंगे तो कितना होगा इंटरेस्ट, 1,000। अब ट्री में क्या आपको पता है कि 1,000 निकला तो 4 वर्ष का है, तो 4 बार 1,000 निकल देना। उसके बाद इसका निकालेंगे, 1,000 का निकालेंगे तो ये 100 होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे, इस 1,000 का लिखना पड़ेगा 100, फिर इस 1,000 का लिखना पड़ेगा 100। यहाँ पे लिखेंगे जब नीचे, तो इस तीनों का पहले लिखना पड़ेगा 100 100 100। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, इसका भी 10% निकालना है। 10% निकालेंगे क्या हो जाएगा, एक नहीं 10, 10 100 का 10% 10। अब देखो, अब यहाँ पे ये 100 इन तीनों का लिखें, अब इस तीनों का भी लिखना पड़ेगा, इस तीनों का क्या होगा 10 10 और 10। फिर अब इसका भी लिखना पड़ेगा, 10 का 10% कितना हो जाएगा 1। अब आपको पूछ रहा है बस क्या कि क्या टोटल 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन आपका 10,000 था, सॉरी प्रिंसिपल 10,000 था, मिश्र धन पूछ रहा है तो इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट जोड़ लो, 1 2 3 4, 4,000, 1 2 3 4 5 6, 4600 हो गया। उसके बाद 10 20 30 40, 4640 प्लस 1, 4641 टोटल हो जाएगा इसका आंसर। 4641 हो गया आपको इंटरेस्ट, और 10,000 था प्रिंसिपल, तो 14,641 हो जाएगा। इसको निकालना पूरा इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ 42 बहुत क्लोज एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इधर वाला देख लेते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है का मतलब जोड़ भी का मतलब घटा नहीं, तो कैलकुलेशन है कर लोगे। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो 35 में, 35 वाले क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आप ऑप्शन देखो, इसको तो ट्रायल करना पड़ेगा आपको ऑप्शन से ही, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप भाग वाला ट्राई करो। क्योंकि भाग वाला में अगर वहां पे कहीं पे भी भाग वाला ट्राई करते हो और कभी भी ऐसा आता है कि वो पूरा पूरा कट नहीं रहा है, तो वहां से उसको छोड़ देना है, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना है। अब यहाँ पे चलते हैं, भाग वाला ट्राई करते हैं, भाग वाला पहला और डी में ऑप्शन है, तो पहला ट्राई करते हैं, पहला ट्राई करते हैं। भाग को बोला गुना से बदल लेते हैं, यहाँ पे भाग होगा तो ये वाला देखो कट रहा है, तो इसको ट्रायल कर सकते हैं, इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आप करते हैं 16 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 12, और गुना 10 120 कर सकते हैं इसको, प्लस 104, यही है ना।
अब 104 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 120 में से 120 घटाएंगे 0 0, यही था अभी ऑप्शन था ना, तो पहला वाला ही हो जाएगा। लेकिन आपको पहले पहले ऑप्शन रहे भाग ना रहे, भाग भले यहाँ पे रहता, लेकिन आपका काम है पहले भाग वाला ऑप्शन ट्राई करना, क्योंकि तब फिर आपको जैसे कि यहाँ पे अगर मान के चलो यहाँ पे अगर 5 रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो भी आपको देखते कि 5 और ये दूना 10 कट जाता, क्योंकि ये 24/5 है। 24/5 जैसे ही होगा और ये होगा तो 5 गुना, ये चीज बस ध्यान रखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर 7 रहता तो आपको यहाँ पे भागा रहता तो आपको सीधा दिखता कि ये नहीं कटने वाला है और इसको भी नहीं काट रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव में तो आना नहीं है, समझ गए ना? तो इसलिए भाग वाला पहले ट्राई करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल कितना है? 120 है। और अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु के 2 वर्ष अधिक है। तो स्वाति की आयु ज्ञात करें। देखो स्वाति और अपर्णा का क्या बोला है गुणनफल? 120 है, ठीक है। और स्वाति की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना, मान के चलो अगर अपर्णा ये है तो अपर्णा की आयु का 3 गुना जो है स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, यही बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आप चाहो तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे रख दो। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3y माइनस 2 लिख सकते हैं ना। अब 3y माइनस 2 को इक्वल टू x हो जाएगा, x के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 120। अब इसको करेंगे 3y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 120। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 360। 360 अगर सॉल्व करेंगे, बीच में 2y लाना है, तो क्या टूटेगा? ये 18 और 20 में टूट रहा है, 18 20 में टूट रहा है, तो इसको तोड़ देंगे। बस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 18y, ये ध्यान रखना है प्लस 20y होगा। क्यों? क्योंकि आपको 20 वाला प्लस में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओ सॉरी 20 वाला माइनस में रखना पड़ेगा, 18 बाय प्लस में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे माइनस में लाना है, ठीक है। माइनस 120 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, निकल जाएगा। 3 बाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 6। अब माइनस कितना कॉमन लेंगे यहाँ से? 20y कॉमन लेंगे, 20 कॉमन लेंगे सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? y माइनस y प्लस 6। अब यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y का वैल्यू हो गया 20/6। क्या ऐसा आएगा? कुछ गड़बड़ किया क्या? y का वैल्यू आ गया 20/6। y का वैल्यू 20/6 आ रहा है, 20/3, 20/3 आ रहा है क्या? y का वैल्यू 20/3 पुट करके देखते हैं कितना था। आपको था x इंटू वाई इक्वल टू 120। y का वैल्यू कितना आ गया आपको? 20/3 इक्वल टू 120। इसको काटेंगे तो 20 x का वैल्यू हो जाएगा 18, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 20/3 ही होगा, क्योंकि एज हो सकता है ऐसे, क्योंकि कुछ ईयर और कुछ मंथ में कन्वर्ट हो सकता है ना, इसलिए एज 20/3 दशमलव में भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 और 6b इक्वल टू 6a इक्वल टू 4c, bc का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। आपको सिंपल सा करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको ए बी का रेशियो पता है। ए और बी का रेशियो आपको दिया हुआ है 6/5, और बी बटा सी का रेशियो क्या, ए बटा सी का रेशियो क्या दिया हुआ है? ए बटा सी का रेशियो दिया हुआ है 4/6। इसको कर लेते हैं, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप लिखेंगे तो दोनों ए वाला है ना, तो इसको सिंपल सा लिख देते हैं बी रेशियो ए के टर्म में। बी रेशियो ए लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? 5/6 लिखेंगे। अब इसको ए रेशियो सी लिखना है, ए रेशियो सी लिखना है। ये जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 2/3 लिखा हुआ, तो इसको 2/3 लिख लिए। अब देखो इसको 6 बनाना है ए वाले टर्म को, तो इसको डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर इसको लिखना चाहे बी अनुपात ए अनुपात सी, तो ये क्या हो जाएगा? बी का तो 5 रह जाएगा, इसका 6 है, ये भी 6 बन गया, तो इसको 6 लिख देंगे। और सी वाला कितना हो गया? 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 9। अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है बी रेशियो सी, मतलब इसका और इसका पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा? 5/9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन बच गया। 45 में बोल क्या रहा है? 28 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार मैदान है जो समतल करने के लिए लागत क्या होगी यदि 125 रुपए पड़े? सिंपल सा बात है, 28 मीटर दिया हुआ है व्यास, आपको समतल करना है। कोई भी मैदान है उसको समतल करने का मतलब क्या है? इसके बीच के एरिया को समतल करना है, मतलब क्या? इसके क्षेत्रफल को समतल करना है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसको 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें जो है ये वाला नंबर में x माइनस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? आप यहाँ पे अगर इसको देखो 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 कितना हुआ है? 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल इसको लिखो 5x स्क्वायर माइनस 5 इस 6x को इधर लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा, होगा कि नहीं? हो जाएगा। अभी क्या करो आप, आपको निकालना है x माइनस 1/x का वैल्यू, यही चाहिए ना, x माइनस 1/x का वैल्यू। अब इसको अगर x से आप भाग दे दो, इसको 5x से भाग दे देते हैं, तो 5x से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1/x बचेगा, क्या कि 5 तो कट जाएगा। 5 बट किससे भाग दिया? 5x से भाग दिया, तो इसको भी 5x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6/5, x तो कट जाएगा, लेकिन अब इसका स्क्वायर पूछा है तो इसको सिंपल स्क्वायर कर देंगे। कितना होगा? 36/25, ठीक है ना? समझ में आया? कुछ नहीं करना था, इस 6x को इधर ले आना था। वो 6x को अगर उधर लाएंगे, 6x को उधर ले आएंगे तो होगा क्या?
कि आपको इसको 5x से भाग दोगे डायरेक्ट, इसको 5x से डिवाइड करोगे डायरेक्ट, तो ये x - 1 बटा x के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक संख्या, इसका संपूरक कोण क्या होगा। ये संपूरक कोण है, इसमें y का मान पूछा है। संपूरक कोण आपको पता है, दो संपूरक कोण तब होता है जब दोनों का योग 180 हो, तो इन दोनों का योग 180 के बराबर कर लेंगे। मतलब सिंपल सा है, 4y + 55 + 3y + 69 का वैल्यू 180 होगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है 48 नंबर। 48 में बोल रहा है x जो है बिंदु बिंदु x से शुरू करता है और 70 मीटर चलता है। ठीक है, x जो है उत्तर की ओर 70 मीटर चला, तो उत्तर ऊपर हो गया, कितना चला, एक सेकेंड, उत्तर हो गया 70 मीटर चला, इधर से यहाँ से चलना शुरू किया, इधर चला 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 150 मीटर, बायां किधर होगा, बायां इधर होगा, इधर 150 मीटर चला। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता, फिर से यहाँ बायां, बायां मतलब इधर, यहाँ 70 मीटर चला। ठीक है, अंत में वो बाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अब आप देखो, बायां यहाँ से मुड़ेगा तो इधर बायां होगा, क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में चल रहा है, तो इधर मुड़ेगा और कितना मीटर चलेगा, 90 मीटर। अब ये ध्यान देने वाला चीज है, ये पूरा 150 था, तो 90 कहीं बीच में ही आएगा। ठीक है, और y बिंदु पर पहुंचता है, ये है y बिंदु। तो अब आपसे पूछ रहा है x और y किस दिशा में है, और दूरी क्या है। दूरी पहले देख लेते हैं, ये टोटल 150 था, यहाँ से यहाँ तक 90 हुआ, तो बीच का दूरी कितना, 60। ये तो क्लियर हो गया। अब 60 वाला ऑप्शन 2 है। अब बोल रहा है कि x बिंदु y से कितना दूर है, y से x के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से x कितना दूर पे है, 60 मीटर है, और किस दिशा में, पूर्व दिशा में। x किस दिशा में है, तो x y से पूर्व दिशा में, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या करना है आपको, कौन सी में पी डी की बुआ लगेगी। पी डी की बुआ है कौन से, ये इक्वेशन में किसमें पी डी की बुआ है, पढ़ते हैं। पहला वाला ये जो सिंबल दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एस के का भाई है, पी जो है एम का भाई है, तो पी डी की बुआ है, मतलब पी को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। लेकिन पी एम का यहाँ भाई निकल गया, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, माइनस वाला देखते हैं। एस के का पिता है, मतलब कि हो गया पी एम का पिता है, जब पिता है तो ये भी फीमेल नहीं हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ भी सेम रिलेशन है, तो ये भी नहीं हुआ था, मतलब ऑप्शन डी बचता है, वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं 56। इसमें बोल रहा है गलत पद का चयन करें। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या रॉन्ग है, देखो 17 है, 41 है, 67 है, ये सब जो है आवाज संख्या है, लेकिन 39 क्या आवाज संख्या है, नहीं है। तो इसलिए इस सीरीज में जो है 39 गलत हो जाएगा, बाकी सब सीरीज को फिट करता है, ये नहीं करता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 48 240 लिखने के लिए क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 40 हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, देखो एक सीरीज है, इसमें मिसिंग नंबर है, तो ये वाला तो पढ़े हम। यहाँ पे देखते हैं BBCCD एक सीरीज बना रहा है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पहले ध्यान से देखो, तो यहाँ पे BB रिपीट किया, CC रिपीट किया, फिर उससे अगला नंबर ले आया, फिर क्या किया, ये जो ये दोनों टर्म था, इसको यहाँ पे रिपीट कर रहा है, CC फिर DD फिर अगला ले आया, फिर यहाँ TD, तो फिर यहाँ क्या होगा, EE फिर अगला आया, फिर EE FFG। ठीक है, यहाँ पे FFGG, यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, फिर GG HH हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा किया है कि पहले पिछला दो टर्म जैसे बीबी फिर सीसी फिर एक नया ले आया, फिर यहाँ से शुरू किया सीसी डीडी, फिर एक नया ले आया ई, फिर क्या किया, यहाँ शुरू किया डीडी ई, फिर एफ ले आया, इस तरह से चला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका देखो, इसका होता है 13, इसका क्या होता है 13, इसका 17, और इसका 21, मतलब क्या, 13 4 17 4 21, मतलब नेक्स्ट में 4 जोड़ेंगे 25 होना चाहिए। 25 वाला ऑप्शन कौन कौन, ये और ये तीनों हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 मतलब क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि जेड पे तो 26 खत्म होता है, तो ये बात दोनों कैंसिल हो गया, 27 58 नंबर आंसर। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 50 नंबर, तो हो ही गया। यहाँ देखते हैं, इसमें बोला है कि उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सफिशियंट है। ठीक है, अब बोला है कि आयत की लंबाई क्या है, ये आपको पता करना है, तो आपको क्या क्या चाहिए, आयत का परिमाप दिया हुआ है। तब देखो, आयत के परिमाप से बस लंबाई निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों रहेगा तब तो आयत का परिमाप बनेगा, जब चौड़ाई भी नहीं दिया तो आप कहां से निकाल पाओगे। ठीक है, परिमाप से बस नहीं निकल पाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है आसन भुजाओं का योग 40 मीटर है। अब आपको आसन भुजाओं x + y का वैल्यू दिया हुआ है 40, और आपको परिमाप भी दिया हुआ है। परिमाप क्या दिया हुआ है, परिमाप यहाँ पे 80 मीटर था। ठीक है, और आसन भुजाओं का योग दिया हुआ है 40 मीटर, तो इस तरह से आप लंबाई निकाल सकते हैं। अगर बस आसन भुजाओं का योग दिया रहेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा, लेकिन जब आपको आयत का परिमाप भी पता है और आसन भुजाओं का योग भी पता है, तब निकलेगा कि नहीं निकलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। देखो, आयत का चौड़ाई दिया है, परिमाप दिया है, तब तो आप निकाल ही पाओगे। ठीक है, आयत का चौड़ाई और परिमाप, आसन भुजाओं समझ रहे हो ना, आसन भुजाएं, अगर ऐसा ये आसन भुजाओं का योग दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है, और आयत की चौड़ाई 10 मीटर है। देखो, आसन भुजाएं हो गया कि जो आसन, यार ये कभी कभी हिंदी टर्म भी परेशान कर देता है।
देखो आसन भुजाएं हो गया क्या, ये जो आसपास वाला ये दोनों जो होता है, जो एक मान के चलो ये कौन है, इससे लगा हुआ जो भुजा हो गया, ये दोनों आसन भुजा हो गया। तब आपसे ऑप्शन पे चलते हैं डायरेक्ट, उसके बाद समझ में आएगा कि ये कैसे मतलब इसको सॉल्व करना है। देखो केवल एक पर्याप्त है, बोला है आयत का लंबाई निकालना है और आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, तो क्या पर्याप्त है कि आप उसका लंबाई निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आपको उसका चौड़ाई या कुछ और चाहिए जिसे कि निकाल पाओगे, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा बोल रहा है एक और दो पर्याप्त है। एक और दो तो कोई मतलब ही नहीं है। एक दो में देखो, एक में आपको क्या दिया हुआ है, अगर एक्स है ये वाई है, तो एक में आपको दिया हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 80, और दूसरे में आपको दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना 40। तो इससे कैसे निकलेगा? ये दोनों तो सेम ही बात बोल रहा है, तो एक और दो पर्याप्त नहीं है, इसे नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा बोल रहा है तीसरा तथा एक या दो में से एक पर्याप्त है। तीसरा मतलब कि तीसरा वाला ये आयत का चौड़ाई वाला चीज दिया हो और उसके बाद या तो एक दिया हो या दो दिया हो, तो हाँ इसे निकल जाएगा। अगर मान चलो एक दिया हुआ है और तीसरा वाला दिया है तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि परिमाप दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई आराम से निकल जाएगा। आसन भुजाओं का योग भी दिया हुआ है 40 और चौड़ाई 10 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 30। तो इस हिसाब से इस ये दोनों भी दिया रहे तो बन जाए, और ये वाला भी दिया रहे तो बन जाए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 52, देखते हैं। 52 तो सिंपल है, बोला एक्स की लंबाई 5 फीट है, उसे ध्यान दिया कि परछाई की लंबाई 3 फीट है। ठीक है, मतलब उसका लंबाई 5 फीट है, तो परछाई उसका कितना लंबा बन रहा है 3 फीट का। और बोला किसी की परछाई की लंबाई 30 फीट है, किसी का परछाई की लंबाई 30 फीट है, तो उसका खुद का हाइट कितना होगा? देखो 3 गुना इसको 10 गुना किया तो इसको भी कितना करेंगे 10 गुना कर देंगे, उसका खुद का लंबाई 50 फीट होगा। 50 फीट वाले आदमी का ही 30 फीट का बनेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो टेन ए प्लस कॉट ए 2 दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो आपको पता है टेन और कॉट जब 2 दिया हुआ है तो टेन और कॉट का वैल्यू 1 होता है ना, कितना डिग्री पे वैल्यू होता है? 1 होता है। टेन और कॉट का वैल्यू कितना पे होता है 1, 45 पे ना, तो 45 डिग्री मतलब ए का वैल्यू हो गया, तभी पॉसिबल है ना। 45 होगा तो ये भी 1 ये भी 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर 1 रखेंगे 45 का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर भी करें तो 1 ही होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से 2 ही होगा, इसका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप कहाँ पे अब शुरू हो रहा है मैथ। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एलिफेंट का संबंध किससे? ग्रासलैंड से है। तो एलिफेंट क्या करता है ग्रासलैंड में, मतलब उसका भोजन होता है ग्रासलैंड ना। तो ऑटर, ऑटर देखो ऑटर एक जीव होता है जो कि समुद्र में रहता है और छोटी मछलियों को खाता है। तो इस तरह से इसके लिए क्या ऑटर के लिए क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, कि जहाँ पे उसको अपना भोजन प्राप्त होता है। ठीक है ना, वाटर में ही होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सांड जो है हमला करता है, तो तितली क्या करता है? इसमें देखो, इसमें ये जो है एग्जाम पे डिपेंड करेगा क्या यहाँ पे फड़फड़ाना आंसर लिया हुआ है। ठीक है ना, ये कभी भटकना भी, ये अनसर्टेन है। ठीक है, एग्जाम एग्जाम पे डिपेंड करता है ये सब क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ फड़फड़ाना लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या क्या है कि पी को आर लिखा है। ठीक है, पी को आर लिखा है, 16 प्लस 2 18 होता है। यहाँ अगर 19 है तो इसमें से 2 माइनस करके लिखेंगे, मतलब 17 वाला लिखेंगे, तो 17 सब में है। 17 सब में है, तो आगे बढ़ते हैं। ए को क्या लिखा? बी लिखा, तो पी को क्या लिख देंगे? क्यू लिखेंगे। क्यू किस में लिखा है? क्यू के बाद क्यू सब में है, 3 में है, ये वाला ऑप्शन बस खत्म हुआ। उसके बाद इसमें देखते हैं एम को क्या लिखा? ओ लिखा है, तो कितना ऐड किया? 13 2 15 किया, तो 17 2 19 करेंगे। 19 किसका होता है? एस का होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैथ तो है नहीं आई थिंक। हाँ, यहाँ पे देखो एक है रीजनिंग है। 18 को 35 लिखा है, 35 लिखा है मतलब क्या? इसके तिगुने से एक कम है, तो 12 को भी तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, 18 के दुगने से कम है, तो इसको भी दुगुना करेंगे, 24 में से कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है असंबंध कौन है, कौन जो है इस सीरीज का नहीं है। आप एक देखोगे तो ये 242 दो 363 484 सब किससे कट रहा है? 121 से कट रहा है। देखो 121 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 242, 3 बार करेंगे 363, 4 बार करेंगे 484, मतलब यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करके लिखना चाहिए था, 121 होना चाहिए था, तो ये वाला टर्म गलत है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे डब्ल्यू जी इसको लिखाइए। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे आप, इसका अगर आप पोजीशन लिख लो, 23 होता है, फिर 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 12 होता है, फिर 20, इसका 25, इसका लिखेंगे तो ये हो गया 20, इसको लिखेंगे तो 15, इसको लिखेंगे तो 7, उसके बाद लिखेंगे तो 3, फिर 2, फिर 18। अब एक चीज देखोगे, ये 23 और ये 18 कितना का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ये 7 और ये 2 5 का डिफरेंस है। ये 8 और ये 3 5 का डिफरेंस है। मतलब शुरू से इसको 5 का माइनस करते करते लिखते चला गया, तो वही हम भी करेंगे। 20 को 5 माइनस करेंगे क्या होगा? 15, 15 किसका होता है? ओ का। ये दोनों ऑप्शन बच जा रहा है। आगे बोल रहा है जी का होता है 7, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 2 वाला कौन सा है? यही है बस, बी। ठीक है, यहाँ पे के लिया हुआ तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, ये वाला देखते हैं। इस वाले में क्या बोल रहा है कि इसमें किया क्या है? 6 3 9 और 12 21 हो गया। 21 को 3 से डिवाइड कर दिया, 7 हो गया। इसमें देखते हैं 7 4 11 13 24, वही क्या सबको जोड़ के 3 से डिवाइड करके बीच में लिख दिया, तो वही यहाँ भी करेंगे। 5 9 3 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या? सभी ऑर्किड क्या है? फूल है। सभी ऑर्किड फूल है और कुछ ऑर्किड सुंदर है। तो ऑर्किड जो भी होगा, ऑर्किड जो भी होगा वो सब क्या है? फूल है। ये टोटल फूल है। ऑर्किड टोटल फूल है और कुछ ऑर्किड सुंदर है। ये जो ऑर्किड है कुछ भी वो सुंदर भी है। ठीक है, अब इस पे कथन बना लेते हैं। कुछ फूल सुंदर है, ऑब्वियसली जब ये ऑर्किड वाला को कवर कर रहे थे तो फूल भी कुछ कवर हो ही गया, तो कुछ फूल भी सुंदर है। फिर बोला है सभी सुंदर फूल है। जो सभी सुंदर है वो क्या सब फूल के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं, ये वाला पार्ट तो फूल से बाहर है, तो सभी सुंदर फूल नहीं हो सकता। पहला वाला ऑप्शन बस सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। देख लेते हैं जिसमें भी होगा निष्कर्ष एक बस सही है, वो सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बच जा रहा है।
हाँ, ये वाला भी एक रीजनिंग का ही है। स्टील से जो है ये यूटेंसिल्स कुछ बन सकता है, ब्रॉन्ज से स्टैच्यू बन सकता है, डुरालुमीन जो है उससे एयरक्राफ्ट बन सकती है। ये सब क्या है मेटल है और इससे बनने वाला सब्सटेंस है। अब वुड से रेल बनता है क्या? रेल बनने के लिए वुड से बनता है क्या? या तो आयरन से बनेगा या और भी कुछ लगेगा लेकिन उसमें वुड से पूरा रेल तो नहीं बनता है। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? जो अलग है उसको फाइंड आउट करना था। आगे एक सीटिंग अरेंजमेंट है, ये देख लेते हैं। बोल रहा है क्या? वर्गाकार मेज़ है। वर्गाकार मेज़ है, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 8 लोग बैठे हुए हैं। 4 जो है बीच में बैठा है, 4 कॉर्नर पे बैठा है। अब बोल क्या रहा है कि डी मेज के किसी एक कोने पे बैठा है, कहीं भी डी को बैठा दो। ठीक है, नेक्स्ट बोला डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। बाएं ओर गिनेंगे, बायां इधर होगा, डी और सी के बीच 2 व्यक्ति हो गया। उसके बाद बोल रहा है सी और बी के बीच 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति जब भी होगा तो यहाँ पे ही बी बैठेगा तभी 3 व्यक्ति पॉसिबल है दोनों के बीच में, ऊपर नीचे दोनों 3 व्यक्ति हो रहा है। आगे बोला एम बी के बाईं और तीसरे स्थान पर, बी का बायां और किधर? इधर, और एम तीसरा स्थान पे, तो मतलब एम यहाँ हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है के एम के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एम का दाईं और किधर? इधर, और के यहाँ पे बैठा हुआ है। बोला ए ना तो बी और ना ही सी के ठीक बगल में बैठा है। बी और सी के बगल में नहीं बैठा है तो बी ए यहीं पे होगा। आगे बोल रहा है क्या? जे ए के बाईं और ठीक बगल में, इसका बायां किधर? ये इधर घुमा हुआ है, ठीक है ना? इसका बायां इधर हो जाएगा। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जे। तो एल के दाईं और तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पे कौन बच गया? एल बच गया। इसका दायां और बोल रहा है, ये इधर घुमा हुआ है, इसका दायां और किधर? इधर, तीसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे कौन है? के हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा के। अभी एक क्वेश्चन बच गया था, कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन तो बच गया था, उसको एक बार देख लेते हैं, कुछ उसमें गड़बड़ कर रहे थे। इसका आंसर के हो जाएगा, ठीक है? आपको एग्जाम में भी देखना है, कभी-कभी क्या होता है कि माइनर से मिस्टेक आप कर रहे हो तभी आप 4 बार बनाओगे, आपसे नहीं होगा, ठीक है ना? अब बाद में उसको देखोगे तो फिर ईज़ी लगेगा कि अरे कुछ मिस्टेक कर रहे थे इसलिए। अब देखते हैं वो क्वेश्चन कौन-सा था? तो अगर कभी ऐसा हो ना कि एग्जाम में, हाँ, ये वाला क्वेश्चन था। बोल क्या रहा है कि ₹500 प्रति व्यक्ति की दर से अच्छा, यही तो गलती कर रहे थे। हम लोग ₹500 3 वस्तु का ले रहे थे। यहाँ पे दे रहा प्रति वस्तु की दर से 3 वस्तु खरीदने का। तो ₹500 3 वस्तु का है, तो 3 वस्तु का ₹500 प्रति वस्तु का है, सॉरी। तो 3 वस्तु का कितना हो गया? ₹1500। अब वो ₹1500 में खरीदने निकला था, लेकिन उसको कितना, 2 वस्तु का दाम कितना हो गया? 1000। उसको ₹1000 में ही 3 वस्तु मिल गया। कितना वस्तु मिल गया 1000 में? 3 वस्तु। क्यों? क्योंकि 2 वस्तु खरीदा, उसपे 1 उसको मुफ्त में मिल गया। तो बोल रहा है कुल छूट कितना है? तो छूट कितना हुआ? 3 वस्तु खरीदने निकला था 1500 में और उसको मिल गया 1000 में, तो कुल छूट कितना हो गया? ₹500। ठीक है? अब बोल रहा है कि परसेंटेज पूछ रहा था। आपको मिला कितना में? ₹1000 में ना, मिलना कितना में चाहिए था? 1500 में वो खरीदना चाहिए था, लेकिन उसको मिल कितना गया? ₹1000 में। तो पहले क्या होना चाहिए? एक्चुअली कॉस्ट प्राइस क्या था उसका? 1500, डिस्काउंट की वजह से 1000 में मिला ना, तो आपको 500 गुना 100 बटा क्या कर देना पड़ेगा? जो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, मतलब 1500 कर देंगे। ठीक है? इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33.33। ठीक है ना? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 1500 था, इसलिए नीचे 1500 रखे हैं, ठीक है ना? 1000 इसलिए नीचे नहीं रखे, कॉस्ट प्राइस बाद में भले ही ये लगा, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस था। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पहले क्या था? 1500। इस तरह से निकाल देंगे, इसका क्या निकल जाएगा? 33.33। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, बाकी का जो टेस्ट है, आप लोग ये वीक पूरा अभी टेस्ट तो हो ही गया है। संडे को मेरा एक एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं अभी देखता हूँ, 1-2 हो पाएगा तो कंप्लीट करूँगा। नहीं भी हो पाता है, तो नेक्स्ट वीक में आपको सबका डिस्कशन मिल जाएगा। सेट आप लोग कंटिन्यू रखिए, तब तक अपना जीके वाला पार्ट जो भी है, वो सब कर लीजिए और आपको नेक्स्ट वीक में सारा डिस्कशन मिल जाएगा। जो भी डिस्कशन अभी बाकी रह रहा है, वो भी, और नेक्स्ट मंथ का जो भी होगा, वो भी आपको नेक्स्ट वीक का, सॉरी, जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? और बचा कमेंट की बात, तो कमेंट आप लोग करते हैं नहीं, इसलिए थोड़ा लेट भी होता है ये सब में, ठीक है ना? तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि आप लास्ट तक देखते हो। अब पता ही नहीं चलेगा कि किसी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, कि मैं बेकार का 1 घंटा यहाँ पे वो अपना मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको कमेंट करना है। आज का कमेंट का क्या रखते हैं, आप अपना मार्क्स शेयर करना, ठीक है? जो भी इस सेट का मार्क्स था, आप अपना मार्क्स बताना कि आपको कितना मार्क्स आया था, ठीक है? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कैसा लग रहा है वीडियो, वो भी आप ज़रूर बताइए। चलिए, थैंक यू।